हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया ऑपरेशन सेट पे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट ये टॉपिक स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जो पहला ऑपरेशन पढ़ा था वो था यूनियन। ओके, आज हम लोग एक दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा आज का नया टॉपिक होगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपके बुक में। ठीक है, आप अपने बुक में भी एक बार खुद से स्टडी कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो सबसे पहले तुमको समझना होगा कि इस इंटरसेक्शन का नोटेशन क्या होगा। अब आप रिकॉल कीजिए कि यूनियन का नोटेशन क्या था। यूनियन का नोटेशन था यू। अब इंटरसेक्शन का जो नोटेशन होगा ना, इंटरसेक्शन का जो नोटेशन होगा वो होगा डाउनवर्ड की ओर, ये डाउनवर्ड, ये है हमारा इंटरसेक्शन का नोटेशन। ठीक है, सो अब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये है हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन। तो अब हमको ये समझना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये कैसा सेट है, तो हमको इसका अब डेफिनेशन देना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट कंटेन्स all element which are common in A and B, which are common in A and B। ये कैसे एलिमेंट को कंटेन करता है, ये जो एलिमेंट A और B में है ना, उन दोनों एलिमेंट के कॉमन वाले पार्ट को कंटेन करता है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको देखें, अगर A मान लीजिए है 1 2 3 और B मान लीजिए है 2 4 5 3, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये हमको अगर पता करना है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B। सो A इंटरसेक्शन B यानी कॉमन वाला एलिमेंट। सो कॉमन वाला एलिमेंट देखिए 2 है दोनों में कॉमन, और दूसरा एलिमेंट कॉमन है 3, तो A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा 2, 3 करली ब्रैकेट के अंदर। A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट, इज अ सेट। सो सेट के नोटेशन में हम लोग देंगे इसको A इंटरसेक्शन B। सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी, है ना। सो मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन वाला पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए अगर ऐसा है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 3 4। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, देन व्हाट विल बी योर आंसर। अब आप देखिए इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है ना, यानी कि जो कॉमन पार्ट है वो खाली है, यानी कि एम्प्टी सेट है। सो इस ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट का एक और नोटेशन है ना। ठीक है, सो मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन वाला पार्ट बहुत इजी है, यूनियन वाला पार्ट भी हमारा बहुत इजी था। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना, 2 सेट के या 3 सेट के, है ना। तो बेटर है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ही रन देते हैं, है ना। सो पहला प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव है। क्यों, ए इंटरसेक्शन है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, पोजीशन अगर सेट का चेंज करेंगे तो क्या इंटरसेक्शन वाला पार्ट चेंज होगा, नहीं, कॉमन वाला पार्ट है ना। तो आप ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, दोनों सेम होगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि अगर हम 3 या 4 इन सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो क्या हम ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। सो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कोई किसी के हिसाब से पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेगा, फिर सी का इंटरसेक्शन लेगा, और किसी के हिसाब से पहले बी का इंटरसेक्शन लेगा और सी का इंटरसेक्शन लेगा, फिर ए का इंटरसेक्शन लेगा। ठीक है, तब भी ये किसके बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जब यूनियन में आप कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ समझ सकते हैं, तो आप कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ के डेफिनेशन को फॉलो करके आप इसलिए कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बुक में देख लीजिए, आपकी बुक में प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, सी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। सो पहला प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन पार्ट इज, इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन इज एसोसिएटिव, है ना। अब
लॉ ऑफ आइडेंटिटी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। सो लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, अगर आप एक एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एक सेट के साथ लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली दोनों में कॉमन एम्प्टी ही होगा ना, सो 5 होगा। और अगर आप एक यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन ए होगा ना। सो ये है लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है, ठीक है। सो 4th तक तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये सेम है जो हमने यूनियन में पढ़ा था, उसी का कंटिन्यूएशन था। 5th पार्ट जो है वो नया है। सो अगेन हम लोग अपने जूनियर क्लासेज में जाते हैं। जूनियर क्लासेज में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, जूनियर क्लासेज में भी, अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और मैं वो स्टेटमेंट एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, वो स्टेटमेंट में आपको फिर से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब भी यूज़ होता है ना तो 2 ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं। अब बचपन में आप लोगों ने जो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पढ़ा था, 2 ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यूज़ करते थे। और हम लोग स्टेटमेंट क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। हम ये नहीं बोल सकते एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज रॉन्ग। जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या है, 2 × 3 + 4, यानी कि जो ब्रैकेट अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 और 4 दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में सिंबल क्या है, एडिशन का, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी कि 2 × 3 + 2 × 4, ठीक है। सो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन में भी पढ़ेंगे। अब मैंने ऑलरेडी आपको बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 ऑपरेशन को यूज़ करता है, तो यहाँ पे हमारा 2 ऑपरेशन, यानी कि यहाँ भी अगर हम सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सेट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी 2 ऑपरेशन को यूज़ करेगा, ये भी 2 ऑपरेशन को यूज़ करेगा। सो ये 2 ऑपरेशन यहाँ पे क्या क्या होंगे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन, है ना। अब यहाँ पे अब आप देखिए कि इंटरसेक्शन और यूनियन अगर यूज़ हो रहा है, तो अब पहला है कि स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन और यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट से होगा, यहाँ पे ना हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है ना, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो ये यूनियन है ना, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब आप इसको याद रखने का सिंपल तरीका, आप इसको ऐसे समझिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे, 2 × 3 + 4। तो अब आप देखिए क्या लिखेंगे, 2 × 3 + 2 × 4। सो आप इसको अब कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। अब इसी तरह हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी सही है। बट बचपन में जो हमने पढ़ा था, एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, बट मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। बट इस केस में दोनों सही है, इंटरसेक्शन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो इस केस में अब कैसे लिखेंगे, हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, तब इस केस में हमारा स्टेटमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है, 2 × 3 + 4, वैसे ही आप याद कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। आप इसको इजीली समझ सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा था, और आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। इसका दूसरा वाला पार्ट भी आपको समझना होगा, ठीक है। इसका दूसरा वाला पार्ट क्या है, आप देखिए, मैं आपको फिर से जूनियर क्लासेस से इसको समझिए। आप इसको लिख रहे हैं ना, 2 × 3 + 2 × 4। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन में और दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो जो 2 है वो हम कॉमन ले सकते हैं,
इसका उल्टा पार्ट भी आपको समझना होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है दो चीज़ यूनियन में है और उसके बीच में इंटरसेक्शन है, तो हम ए को कहाँ ले जा सकते हैं, यूनियन के तौर पे बाहर निकाल सकते हैं। देखिए ए को जो है हम यूनियन के तौर पे बाहर निकाल सकते हैं ना, ए को जो है हम यूनियन के तौर पे बाहर निकाल सकते हैं दोनों में से, है ना। और बीच में क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो आपको दोनों पार्ट याद रखना है। देखिए कॉमन भी ले सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी है, आप यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन है, ए और सी का इंटरसेक्शन है, ए दोनों में कॉमन है, तो ए को आप जो है ना इंटरसेक्शन के साथ बाहर निकाल सकते हैं। ए को इंटरसेक्शन के साथ बाहर निकाल देंगे और बीच में क्या होगा, बी यूनियन सी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेन डायग्राम में। भी मैंने बोल दिया था आपको ऑलरेडी कि डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। यहाँ पे एक ही पार्ट लिखा हुआ है, दोनों पार्ट जबकि वैलिड है, दूसरा वाला पार्ट आगे लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ दूसरा वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने आपको चलिए बता दिया दोनों पार्ट सही है, ठीक है। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड यूनियन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ये दोनों पार्ट सही है, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो ऑपरेशन है सेट पर वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट्स का डिफरेंस। सो अब आप देखिए सेट का डिफरेंस हम कैसे, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी अगर लिख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसको अगर लिख रहे हैं तो हम कैसे डिनोट करेंगे, ए, ये है नोटेशन डिफरेंस का। बट ये ऑर्डिनरी जो हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला साइन लेते हैं वो नहीं है, बट हम इसको पढ़ेंगे, अगर पढ़ना रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे ए माइनस बी, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साइन हम लोगों ने यहाँ भी यूज़ किया, ये नॉर्मल नंबर का सब्ट्रैक्शन साइन नहीं है, ये सेट का डिफरेंस का साइन है, ठीक है। ये जो नोटेशन है एक्चुअल में ना इसका स्टैंडर्ड साइन ऐसा होता है, इसका स्टैंडर्ड साइन ऐसा होता है, ताकि ये ऑर्डिनरी जो डिफरेंस सब्ट्रैक्शन का साइन है ना उससे अलग दिखे, ये साइन होता है। बट आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं ए माइनस भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने के लिए। बट ये नॉर्मल माइनस नहीं है, जो नंबर का माइनस होता है वैसा नहीं होता है, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब इसका क्या ए माइनस बी जो है ये कैसा सेट बताएगा, ये हम लोग को समझना है। ए माइनस बी कैसा सेट बताएगा ये हमको समझना है, ठीक है। सो ए माइनस बी जो है वो कैसा सेट बताएगा, ए माइनस बी, पहले हम लोग उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। मान लीजिए ए अगर है 1 2 3 और बी अगर है मान लीजिए 2 4 5, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी अगर आपको निकालना रहे, ए माइनस बी क्या होगा, ए पहले लिखा हुआ है ना, बी बाद में है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, ए माइनस बी और बी माइनस से जो है इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो ए माइनस बी से क्या आपको पता चल रहा है, इसका मतलब पहले आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है ना उसको हटा दीजिए, हट गया, तो ए माइनस बी में ना जो ए में अब बच गया ना वही ए माइनस बी में आएगा, यानी 1,3 है ना। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी में वही एलिमेंट है जो ए में है और बी में नहीं है ना, ए में है बट बी में नहीं है। देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 2 हटा दिया। अब उसी तरह अगर बी माइनस से आपसे पूछा जाए तो बी माइनस से क्या होगा आप बता सकते हैं ना, बी माइनस से का मतलब बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो बी में है लेकिन ए में नहीं है, यानी कि बी माइनस ए में क्या आएगा 4 - 5। नाउ यू कैन गिव द डेफिनेशन व्हाट इज ए माइनस बी। सो ए माइनस बी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट, इट कंटेन्स all element which is in A but not in B. It is contains all element, it contains all element which is in A but not in B. A में है but B में नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इसके बेसिस पे आपका जो एक्सरसाइज है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 1.4 अगर आप स्टडी कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दे रखा था 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब आप देखिए 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट इन द क्वेश्चन 1 में जो है आपको हर एक सेट का डिफरेंस पता करना है।
तो इंटरसेक्शन पता करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका सॉल्व हो जाएगा ना, हर एक सेट का डिफरेंस पता करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले आप जो ब्रैकेट है, जैसे आप नॉर्मल जूनियर क्लास में पढ़ते थे, जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते थे, इसमें भी आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, यानी कि पहले बी यूनियन डी पता कीजिएगा, फिर उसके बाद ये से इंटरसेक्शन लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ईजी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे ख्याल से इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, 9 भी इजी है ना, और 10 भी इजी है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 11 और 12 का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले 10 तक आप सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है।